यार ये बड़ा दुख हुआ है मुझे कल आपकी हरकत से, जिसकी वजह से मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। ये जो ओपनिंग काउज हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, ये कितनी है? दो। ये दोनों कह रही हैं मुझे फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे रखो। ये भी कह रही है और ये भी कह रही है। तो अगर एक क्या अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती है मेरे पास साल के शुरू में दो कौवें पड़ी हैं, तो इनको साल के शुरू में किस पे पड़ा होना चाहिए? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे। एक काउ हमने नई परचेज की, एक काउ हमने नई परचेज की। ये लास्ट रो में जगह बनवा दें, आप जरा उधर हो जाएं। आप टाइम पे दोनों आया करें डेली, ये कल से फिर ज़्यादा करना पड़ेगा। लास्ट रो में जगह बनवा दें। अच्छा, तो परचेज वन काउ, परचेज वाली को भी किस पे रखना है? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे। फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। ओके, इसके बाद बॉर्न हुई बेबी काउ, इसको भी किस पे रखना है? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे। साल के एंड पे क्या हालात चल रहे होंगे? ये वाली दो पड़ी होंगी हमारे पास, और ये नई वाली टॉर्जन, और ये वाली बेबी काउ। तो ये सारी हमारे पास पड़ी होंगी। साल के एंड पे भी इनको किस पे रखने हैं? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे। ये कहेंगी हमारी जर्नल एंट्री नहीं होनी। क्यों नहीं जर्नल एंट्री होनी? ओपनिंग की जर्नल एंट्री नहीं होती, एडिशन की जर्नल एंट्री होती है। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, कैश भी क्रेडिट होता है यहां, क्योंकि परचेज किए हैं। और अगर कोई कॉस्ट टू सेल वगैरह हो तो बैलेंसिंग फिर वो P&L आ जाता है। और बॉन्ड के केस में तो डायरेक्ट एंट्री होती है, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, P&L क्रेडिट। तो ये जो सिनेरियो मैंने आपके सामने रखे, इसमें कितनी एंट्रीज होंगी? चपेड़े मारे बंदा जो कह रहा है 2 एंट्रीज होंगी। खुदा का खौफ करो, अगर ये करके भी है तो फिर ये काउस बाहर निकालनी पड़ेंगी। खुदा का खौफ करें। एक इसकी परचेज की एंट्री होगी, एक इसकी होगी, फिर एक वर्किंग होगी, ओपनिंग, परचेज, बॉन और क्लोजिंग, और बैलेंसिंग आ जाएगा P&L। तो साल के एंड पे इनकी जो वैल्यू बढ़ गई है उसकी भी तो जर्नल एंट्री होगी। तो इस डेटे की बुनियाद पे बता दें कितनी जर्नल एंट्रीज होंगी? 3 जर्नल एंट्रीज होंगी। इस डेटे की बुनियाद पे कितनी जर्नल एंट्रीज होंगी? 3 जर्नल एंट्रीज होंगी। डन। ओके। अच्छा, वो IS 30 वाला जो सवाल दिया था होमवर्क में वो निकालें, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं था। नहीं 6 था। नहीं 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 नहीं, मैंने एक दिन क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 6 आपको होमवर्क में दिया था। ये आप में से तो नहीं कोई गुजर? पासवर्ड क्या है गुजर का? चलें ठीक है, ये एंड पे देखते हैं, इसको छोड़ें, IS 41 पे रहें। वो कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, आसान सा सवाल था। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 6 है, इसको अगर किसी ने होमवर्क में नहीं किया तो कर आए। ओके, स्टार्ट करें पेज नंबर 497 से। आज पेज 497 से। शीप क्या है? लिविंग एनिमल, और लिविंग प्लांट लिविंग एनिमल। और वूल क्या है? एग्रीकल्चरल। एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, पेज 497। लकड़ी वाले ट्रीज जब तक लगे हैं और लकड़ी कटी नहीं, इनको क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल एसेट। और जब लकड़ी काटी जा रही है तो इसको क्या कहेंगे? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। और बेहतर यहाँ पे ना, ये कटी हुई लकड़ी कंफ्यूज कर रही है, यहाँ पे ना फर्नीचर बना लीजिएगा, कोई कुर्सी शुर्सी घर जाके ना अकेले में बैठ के बना लीजिएगा, फर्नीचर। ठीक है? अच्छा, अभी आप तीसरे कॉलम को बेशक ना देखें, 2 कॉलम्स देखें। गाय और मिल्क क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। कॉटन प्लांट्स बायोलॉजिकल एसेट,
और हार्वेस्टिंग जब इसकी हो गई तो ये एग्रीकल्चरल, लगा हुआ गन्ना बायोलॉजिकल एसेट, कटा हुआ गन्ना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, लगे हुए पत्ते टोबैको प्लांट्स, उतरे हुए लीव्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वो जो झाड़ियां श्रीलंका के अंदर कल दिखाई थी टी बुशेस, और उनके पिक्ड लीव्स, दरख्त और सेब तो बायोलॉजिकल एसेट है, लेकिन जब सेब उतार रहे हैं अपने हाथों से तो ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ये ऑयल पाम क्या होता है? ऑयल पाम एक खजूर टाइप का दरख्त होता है जिससे खजूर टाइप का फल निकलता है और उससे फिर आगे ऑयल निकलता है। ये लेवल चेक करें ज़रा ऑयल का, शहद नहीं है ये, तो ये पाम ऑयल है। लेकिन ये जो दरख्त लगे हुए हैं इनको ट्रीज़ की तरह आप कहेंगे ऑयल पाम ट्रीज़, और जब इससे इसके फ्रूट उतर रहे हैं तो इसे कहेंगे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। और रबर ट्रीज से क्या उतरता है? लेटेक्स, जो कल छुड़वाया था। रबर ट्रीज से क्या क्या उतरते हैं? लेटेक्स। ये ट्री लगे हुए हैं, ये ट्री के साथ आप देखें वाइट सी उन्होंने एक बाल्टी लगाई हुई है ब्लैक सी, उसमें वाइट सा मटेरियल निकल रहा है, तो डेट इज लेटेक्स। और बाद में इससे रबड़ की प्रोडक्ट्स बनेंगी, उसको तो छोड़ें। तो ये जो आखिरी कॉलम है इसकी क्या हेडिंग थी? ये कोई मैंने इस कॉलम पे इतना जोर नहीं दिया इस पे, ये था प्रोडक्ट्स डेट रिजल्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग आफ्टर, प्रोसेसिंग आफ्टर हार्वेस्ट का मतलब बताएं। यानी जैसे मिल्क निकला तो बाद में काम करके चीज बनेगी, जैसे सेब उतारे तो बाद में फ्रूट चाट बनेगी, जैसे ये खजूरें टाइप कोई चीज उतारी तो बाद में इससे क्या बनेगा? ऑयल बनेगा। तो इनको क्या कहते हैं? पहले कॉलम को बायोलॉजिकल, दूसरा एग्रीकल्चरल, तीसरा प्रोडक्ट डेट रिजल्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग आफ्टर हार्वेस्ट। ओके, पहले सफे से शुरू करें। स्कोप पैरा ना आमतौर पे स्टैंडर्ड के एंड पे पढ़ा जाता है ताकि स्टैंडर्ड पूरा समझ आ जाए, फिर इसका स्कोप पता चले क्या है, शुरू में समझ नहीं आता। तो यार ये स्टैंडर्ड के पैरा 4 में एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये सारी हमने कर ली हैं। शीप, वूल, सही है, ट्रीज इन टिम्बर प्लांटेशन और फेलेट ट्रीज, गिरे हुए ट्रीज, डेयरी कैटल, और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मिल्क। ये पता नहीं पिछले साल तक आई कैप ने किताब में नहीं डाले थे, इस साल किताब में आई कैप ने डाल दिए हैं ये, क्योंकि स्टैंडर्ड में भी हैं। पिग्स और उसका ढांचा, यानी कि उसके बाद उसका जो ढांचा नहीं, उसका जो आपने जब उसको ज़िबा कर दिया तो उसका जो गोश्त है। और कॉटन प्लांट्स, हार्वेस्टेड कॉटन, शुगर केन, हार्वेस्टेड केन, टोबैको प्लांट्स, पिक्ड लीव्स, टी बुशेस, लगी हुई झाड़ियाँ, उतरे हुए पत्ते, ग्रेप वाइन्स, ग्रेप वाइन्स होती हैं जो बेल अंगूरों की बेल, उतरे हुए ग्रेप्स। और स्टैंडर्ड वालों को आगे ये मिसाल समझ आई थी। बाद में प्रोडक्ट डेटा रिजल्ट प्रोसेसिंग आफ्टर हार्वेस्ट, लगे हुए ट्रीज, उतरे हुए फ्रूट्स और बाद में फ्रूट को प्रोसेस किया। ऑयल पाम के दरख्त, उस पर खजूरों उतारी और बाद में उससे क्या बनाया? ऑयल। और रबर ट्रीज हार्वेस्टेड। ऑलमोस्ट सबकी हमने एग्जांपल्स देख ली हैं। अच्छा यार, ये जो है ना कल आपको पढ़ने को दिया था, मुझे 100% यकीन है कि इसमें जो अल्फाज आए होंगे आपने डिक्शनरी पढ़ के नहीं देखे होंगे और आपने कहा होगा सर तो हैं ही, बस इसी आसरे पे ज़िंदगी गुजरी है, हद हो गई। यार ये मेरी नज़र में बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ख़ास टेस्ट होने का चांस नहीं है इसके, लेकिन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की थोड़ी सी वजाहत जो है किताब बनाने वाले ने कर दी। स्टैंडर्ड में पैरा 6 में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की वजाहत कर दी। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में 3 चीज़ें मेन है। नंबर 1 वो याद है, खोता फॉर सेल, दूसरा एडिशनल बेबीज, मुर्गियों वाली एग्जांपल, और तीसरा काओ से मिल्क। अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में क्या क्या होता है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कवर्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल रेजिंग लाइव स्टॉक। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से बिजनेसमैन IS 41 लगाते हैं, ये अब पढ़ते रहें। रेजिंग लाइव स्टॉक का मतलब बताएं, जानवर बड़े कर रहे हैं ताकि उनको बेचें या उनका दूध दें। फॉरेस्ट्री, जंगलात, जंगलों के अंदर दरख्त लगा रहे हैं खुद। एनुअल और परनियल क्रॉपिंग, एनुअल होती है साल बाद, परनियल होती है 2-3 साल बाद। नहीं, परनियल 2-3 साल बाद होती है, मैं कल देख के आ रहा हूं सब कुछ है गूगल पे, इधर उधर की बात नहीं चलेगी आज, मैंने देख लिया था सारा। एनुअल और परनियल
क्रॉपिंग, साल बाद चाहे फसल, कुछ फसलें साल से कम के अंदर काश्त हो जाती हैं, कुछ हैं साल के बाद। कल्टीवेटिंग ऑर्चर्ड्स, ऑर्चर्ड्स होते हैं बाग, जैसे फल हैं, फलों के बाग कल्टीवेट करना, और कल्टीवेटिंग ऑर्चर्ड्स एंड प्लांटेशंस। फ्लोरिकल्चर क्या है? फ्लोरिकल्चर, ये देखें फ्लोरिकल्चर, ये एक बहुत बड़ी नर्सरी होगी, नर्सरी के अंदर फ्लावर्स होंगे, तो ये बंदा भी IAS 41 लगाएगा, क्योंकि इसने फ्लावर्स लगा के आगे उनको क्या करना है? बेचना है। ओके, फ्लोरिकल्चर हो गया ये। एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर ये कोई कल्चर नहीं है जो नया पाकिस्तान में आने लगे अगले साल। एक्वाकल्चर का मतलब है फिश फार्मिंग, और फिश फार्मिंग में मैंने आपको बताया था मतलब ये नहीं है कि जो अल्लाह की तरफ से फिशेस बनी हुई हैं उनको आप निकाल लें। फिश फार्मिंग ये है कि आप फार्म हाउस खरीदें, खुद फिशेस को लाएं और उनको दाना डालें ताकि बेबीज पैदा हों, तो इट इज IAS 41 की कैटेगरी में आएगा। सर्टन कॉमन फीचर्स एग्जिस्ट, इन सारी चीजों में कॉमन चीजें क्या हैं? कहते हैं इन सारी चीजों में आपको एक चेंज नजर आएगी, कैपेबिलिटी टू चेंज। क्या आपको फ्लावर्स के अंदर कैपेबिलिटी टू चेंज नजर आती है? बिल्कुल, बड़े छोटे होते हैं और बड़े हो जाते हैं, कैपेबिलिटी टू चेंज। लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें चेंज आती है। बिल्कुल ये चीजें कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें एक दो बातें इंपॉर्टेंट है वो मैं सिर्फ टिक करवा दूंगा, लेकिन ये बिजनेसेस आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं, ताकि ये अल्फाज आए तो आप परेशान ना हो। मैनेजमेंट ऑफ चेंज, अच्छा चेंज जरूरी नहीं है कि खाली चेंज ही हो, चेंज को मैनेज करना भी जरूरी है, चेंज को मैनेज करना भी जरूरी है। आप चित्राल के इलाके में जाएं, वहां पे आपको बड़े बड़े दरख्त लगे हुए नजर आएंगे, उस इलाके वाले साल के एंड पे या 6 महीने के एंड पे वहां से अखरोट उतारते हैं। अब वो जो दरख्तों पे लगे हुए वो अखरोट उतारते हैं, तो वो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को मैनेज नहीं कर रहे होते, क्योंकि उस पर उन्होंने दरख्तों पे कोई मेहनत नहीं की होती, वो बस दरख्त उसी तरह छोड़ देते हैं, अगले साल उसके ऊपर निकल आते हैं, तो वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है। वो बस अखरोट को खरीदेंगे, बेचेंगे, जो भी प्रॉफिट आया वो IAS 41 उसको डील नहीं करेगा। लेकिन अगर एक बंदा खुद मेहनत करके बाग लगाए, वहां क्या होगा? IAS 41। तो मोहतरम चेंज जरूरी नहीं है, चेंज की मैनेजमेंट आपके हाथ में होनी चाहिए, फिर IAS 41 लगेगा। यानी आप मेहनत करो तो IAS 41 लगेगा। मैनेजमेंट फैसिलिटेट्स बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सादा सी बात, मैनेजमेंट फैसिलिटेट्स ट्रांसफॉर्मेशन। आप मैनेज करोगे तो फूल शायद जल्दी बड़े हो जाएं, जल्दी टाइम पे पानी दोगे, ये करोगे, बड़ी जल्दी हो जाएगा, और अगर केयर नहीं करोगे तो हो सकता है फूल निकले ही ना। मैनेजमेंट फैसिलिटेट्स ट्रांसफॉर्मेशन, संभालोगे तो जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी चीजें। और कई दफा जो है बकरों को इतना मोटा कर देते हैं महीना डेढ़ पहले ही से, तो ये सारा वही हो रहा होता है, मैनेज कर रहे होते हैं। बाय एनहेंसिंग और एटलीस्ट स्टेबिलाइजिंग कंडीशंस नेसेसरी फॉर द प्रोसेस। इसके लिए क्या कंडीशंस होंगी? कोई रूम टेम्परेचर अंदर डाल के कुछ फ्लोर्स को रख रहे होंगे, कुछ को रूम के बाहर रख रहे होंगे, ये सारी मैनेजमेंट है। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट लेवल्स बढ़ जाएंगे, मॉइस्चर आप एक मेंटेन करेंगे, टेम्परेचर मेंटेन करेंगे कमरों का, फर्टिलिटी एंड लाइट, ये सारी चीजें आप मैनेज करेंगे। सच मैनेजमेंट डिस्टिंग्विशेस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी फ्रॉम अदर एक्टिविटीज। अब ये जो मैं ग्रीन से हाईलाइट करने लगा हूं, ये पेपर में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हार्वेस्टिंग फ्रॉम अनमैनेज्ड सोर्सेज इज नॉट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अगर आपने नहीं मैनेज किया और आपको चीजें मिल रही हैं तो इस पे IAS 41 नहीं लगेगा। तो ये MCQs के एतबार से बात इंपॉर्टेंट है। दो मिसालें स्टैंडर्ड ने डाल दी, ओशन फिशिंग पर IAS 41 क्यों नहीं लगना और फिश फार्मिंग पर क्यों लगना है, ये अब आप बताएं। ओशन फिशिंग में जो मछलियां समंदर के अंदर होंगी, आपने सिर्फ उनको जाके जाल डाल के निकाला है, सिर्फ आपने मैनेज नहीं किया कुछ। और जो फिश फार्मिंग है, ये दो लफ्जों को डबल अंडरलाइन करना है ताकि MCQs में पता चले आपको। फिश फार्मिंग इज एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ओशन फिशिंग इज नॉट एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। वो माहीगीर कहते हैं ना उन लोगों को, माहीगीर जो कर रहे हैं वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है, वो तो सिर्फ जाके निकाल के ला रहे हैं फिशेस, वो पहले से ही मौजूद हैं। डिफॉरेस्टेशन बताएं, डिफॉरेस्टेशन। कई जगह पे आपने देखा होगा कि जंगलात को काटा जा रहा है। अब वो जंगलात के जो दरख्त हैं वो आपने तो नहीं उगाए हुए, वो तो पता नहीं किस जमाने के, और हमारे बड़ों ने भी शायद वो बीज नहीं डाले हुए, पता नहीं जबकि दुनिया कायम है तब के हैं। तो डिफॉरेस्टेशन, वो जो दरख्त कट रहे हैं, अगर तो आपने एक बीज खुद लगाया था लकड़ी के लिए और फिर दरख्त उगा था और उसको मैनेज किया था आपने, वो तो IAS 41 लगेगा। लेकिन लगे हुए दरख्त काट देना जाके और कहना मैं IAS 41 लगाऊंगा, तो दो मिसालें होगी। नंबर 1 ओशन फिशिंग एंड नंबर 2
इज नॉट एन। तो मेरे ख्याल से इस पूरे जो डब्बा है ना, ये जो भी 2-3 लाइनें हैं, इसमें ये लाइन ग्रीन वाली सिर्फ इंपॉर्टेंट थी ज़्यादा। मेजरमेंट ऑफ चेंज, चेंज में 3 चीज़ें हैं। एक तो चेंज हो, जानवर बड़े हों मोटे हों, चेंज हो। दूसरा चेंज को हम मैंने, और तीसरा चेंज को मैयर कर सकें। मैयर किस में किया जाता है चेंज को? रुपीज में। मैयर कैसे किया जाता है? द चेंज कभी क्वालिटी में आ जाती है और कभी चेंज किस में आ जाती है? क्वांटिटी में। द चेंज इन क्वालिटी, क्वालिटी में कैसे चेंज आती है? अब क्वालिटी के चेंज पढ़ते हुए ना जानवर भी जहन में रखने हैं और फूल भी जहन में रखने हैं और दरख्त भी, फल भी जहन में रखने हैं। क्वालिटी के चेंज में क्या है? जेनेटिक चेंज आ गई, मेरिट, डेंसिटी, राइपनेस, मोटा हो गया, फैट कवर, प्रोटीन कंटेंट बढ़ गए। किसी कोई फल होगा उसमें प्रोटीन कंटेंट बढ़ गए बड़े होने से, फाइबर स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें क्वालिटी हैं। और क्वांटिटी में क्या आएगा? प्रोगेनी, ये कोई प्रेगनेंसी टाइप से, ये जो बेबीज पैदा होने उस टाइप की कोई चीज़ है। वेट, क्यूबिक मीटर्स, फाइबर लेंथ और डायामीटर एंड नंबर ऑफ बड्स। बड्स क्या होती हैं? वो शाखें, उसको एक लफ्ज़ कहते हैं उसके लिए, कोम्पल। बड्स मेरे ख्याल से कोम्पल का लफ्ज़ होगा। तो ये क्वालिटी की चेंजेस हैं और ये किसकी चेंजेस हैं? क्वांटिटी की। ब्रॉट अबाउट बाय बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और हार्वेस्ट इज मेजर्ड एंड मॉनिटर्ड एज अ रूटीन मैनेजमेंट फंक्शन। आगे अंग्रेजी बस छोड़े पर काट दें। चेंज मैयर हो सकती है, किन तरीकों से मैयर हो सकती है? कभी वो मोटे हो जाते हैं, कभी क्यूबिक मीटर्स बढ़ जाते हैं, कभी उनकी फाइबर लेंथ बढ़ जाती है, तो चेंज मैयर हो सकती है। ये सारा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जी, वरना डिपेंड करता है वो क्या चीज़ होगी, वरना डिपेंड करेगा वो, फिर जैसे जैसे सवाल आएंगे हम देखते रहेंगे। ग्रुपिंग एसेट्स, ग्रुपिंग एसेट्स। जी भाई, जानवरों की फेयर वैल्यू लगानी है, उनके ग्रुप बनाए जा सकते हैं। बस पढ़ लें, 1-2 सफ़े आगे चले ना। ग्रुपिंग एसेट्स, द फेयर वैल्यू मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस may be facilitated by grouping biological asset और agricultural produce। ठीक है जी, बायोलॉजिकल एसेट की भी ग्रुपिंग की जा सकती है और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की भी। हाँ, हो सकता है कोई शीप किसी और इलाके की हो, कोई शीप किसी और इलाके की हो, तो दोनों शीप्स को अलग कर दें और जो उसका वूल है वो अलग होगा, जो उसका वूल है उसकी कीमत बाजार में अलग होगी, तो ग्रुपिंग की जा सकती है, कोई मसला नहीं। अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट्स, फॉर एग्जांपल कुछ की एज के एतबार से ग्रुपिंग कर दें। अगर एज सबकी सेम है और वीक है, जानवर कमजोर हैं, तो क्वालिटी के एतबार से ग्रुपिंग कर दें। ग्रुपिंग का फायदा कल क्या बताया था? सारे जानवरों को फेयर वैल्यू नहीं लगवानी पड़ेगी, एक जानवर की फेयर वैल्यू लगवा लेंगे उस ग्रुप में। एन एंटिटी सेलेक्ट्स द एट्रीब्यूट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द एट्रीब्यूट्स यूज्ड इन द मार्केट एज अ बेसिस फॉर प्राइसिंग। इसका मतलब बताएं। मार्केट में जो बेस है ना उसी के हिसाब से हम भी ग्रुप करेंगे। इसका भाई आप अटेंटिव हो, उधर ना देखो फिर। अच्छा, मुझे बता दें इस लाइन का मतलब कोई। एन एंटिटी सेलेक्ट्स द एट्रीब्यूट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द एट्रीब्यूट्स यूज्ड इन मार्केट। कहता है भाईजान बोंगी नहीं मारनी, सारी काली भेड़ें इधर आ जाएं, सफेद वाली उधर चली जाएं। और भाईजान कहते हैं मार्केट में ये नहीं देखा जाता, मार्केट में देखा जाता है किस इलाके की भेड़ है। तो द एंटिटी सेलेक्ट्स, या आपने जो है वो कुछ भेड़ों का नाम शीदे के नाम से रखा हुआ है और कुछ भेड़ों का नाम गामे के नाम से रखा है। शीदे सारे इधर, गामे सारे इधर, चलो भाई ये ग्रुपिंग होगी। और भाईजान ये ग्रुपिंग नहीं है, ग्रुपिंग मार्केट वाली होनी चाहिए। अगर मार्केट में अलग क्वालिटी वालों को अलग प्राइस दी जाती है, कम क्वालिटी वालों को कम प्राइस, तो वही ग्रुपिंग आप भी करें। ग्रुपिंग आपकी मर्जी की होगी या मार्केट नॉर्म्स के मुताबिक होगी, बस ये बताया। एन एंटिटी सेलेक्ट्स द एट्रीब्यूट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द एट्रीब्यूट्स यूज्ड इन attributes characteristics used in the market as a basis for pricing। biological assets attached to land, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये आप मुझे बता दें सवाल का जवाब क्या है अगले सफ़े पे एग्जाम्पल 2, ताकि बायोलॉजिकल एसेट्स अटैच टू लैंड आपको वैसे ही समझ आ जाए। एन ऑर्चर्ड, एक बाग है, ऑर्चर्ड बाग लिखें, हैज अ टोटल वैल्यू ऑफ 10 मिलियन। इसमें क्या क्या शामिल है? लैंड भी है और बाग भी है। क्या मतलब? एक वीडियो कल 6 मिनट की शेयर हुई थी, देख ली थी? अच्छा, पोर्टल पे भी अपलोडेड थी, चलो देख लीजिएगा, कोई नहीं, आज जाके देख लीजिएगा। ये लैंड है और भाई ये इसके ऊपर जो है वो ब्राउन कलर का दरख्त है और ये जो है वो सब्ज कलर के ऊपर हैं और ये लाल रंग के ऊपर जो है वो सेब है। ओके,
कंप्यूटर लग रहा है। एन ऑर्चर्ड हैज अ टोटल वैल्यू ऑफ 10 मिलियन। इस पूरे की वैल्यू क्या है? 10 मिलियन इंक्लूडिंग लैंड एंड बाग। फेयर वैल्यू ऑफ लैंड इज, लैंड 4 मिलियन की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्चर्ड, यानी बाकी बाग की क्या फेयर वैल्यू है? 6 मिलियन। तो अब बता दें, आप 10 मिलियन में से 6 मिलियन पे तो IS 41 लगाएंगे, क्योंकि ये बाग और दरख्त इन पे IS 41 लगेगा, लेकिन लैंड पे क्या लगेगा? IS 16 लगेगा। बस ये पढ़ लें आप 5 लाइनें। बायोलॉजिकल एसेट अटैच टू लैंड, बायोलॉजिकल एसेट अटैच टू, ऊपर लिखें दरख्त अटैच टू लैंड। ये ना सोचिएगा गाय भी लैंड के साथ अटैच होती है, पागल नहीं होना। दरख्त अटैच टू लैंड। जल्दी करें, 4 लाइनें पढ़ लें। ये वाली तीसरी लाइन, हाँ एक बार पढ़ लो ना पूरा, फिर मैं बताता हूं। बायोलॉजिकल एसेट्स आर ऑफन अटैच टू, फॉर एग्जांपल ट्रीज इन अ plantation forest. There may be no separate market for biological asset that are attached to, but an active market may exist for combined asset. अलग से दरख्तों की कीमत शायद नहीं लग रही, जो भी लगाता है आके ना पूरे बाग की कीमत जमीन समेत लगाता है। द बायोलॉजिकल एसेट, रॉ लैंड, बायोलॉजिकल एसेट भी है आपके पास रॉ लैंड भी है, जमीन भी है, और लैंड इंप्रूवमेंट, सड़कें वगैरह, सड़कें या कोई रास्ता आपने गुजरने का बना लिया, इसे कहते हैं लैंड इंप्रूवमेंट्स एज अ पैकेज। अब एज अ पैकेज तो सारे आके कीमत लगा रहे हैं। कोई भी आपसे आके कहते हैं आपके पास क्या है, आप कहते हो जी सेब का बाग है, वो कहेगा यार जमीन समेत इतने का है। तो एन एंटिटी में यूज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंबाइंड एसेट, फिर आप कंबाइंड एसेट की इंफॉर्मेशन यूज करें। कंबाइंड एसेट की इंफॉर्मेशन में 10 मिलियन है कंबाइंड, फिर आप कंबाइंड एसेट की इंफॉर्मेशन यूज करें और टू मेजर द फेयर वैल्यू ऑफ द बायोलॉजिकल एसेट। फॉर एग्जांपल द फेयर वैल्यू ऑफ रॉ लैंड एंड लैंड इंप्रूवमेंट, सड़कें, may be deducted, यही किया अभी हमने, may be deducted from the fair value of the combined asset to arrive at the fair value of biological assets. Example 1, a farmer wishing to value an apple orchard where there is no separate valuation of orchard from that of land on which it is grown would value it in the combined fair value of land less the estimated fair value of land. चलें जी खत्म करें, बस ये 2-3 बातें छोटी छोटी पढ़ लें और फिर हमारी शुरू करें। ये सारी बातें अगले सफ़े वाली हमने पढ़ ली हुई हैं, और आज जो मैंने आपको गाय की एग्जांपल दी है उसमें सारी लिखी हुई हैं। अच्छा, इस स्टैंडर्ड में किस किस की रिकॉग्निशन की बात होगी? बायोलॉजिकल एसेट की, गाय की और दूध की, शीप की और वूल की, शीप की और वूल की। लैंड आपने क्यों बोला है? अभी तो बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्लास लिखा हुआ है। तो इस स्टैंडर्ड में रिकॉग्निशन किन 2 चीज़ों की होगी? 2, नंबर 1 बायोलॉजिकल एसेट और दूसरा एन एंटिटी शुड। अच्छा मुझे ये बताएं, IS 16 और IS 38 में रिकॉर्ड कब करते हैं एसेट को? जब कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सके और फ्यूचर में बेनिफिट आना हो। इधर देखें कौन सी तीसरी नई चीज है, एन एंटिटी शुड रिकॉर्ड व्हेन एंड ओनली व्हेन एंटिटी कंट्रोल्स द एसेट एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर बेनिफिट्स विल फ्लो and the fair value or the cost of the asset can be measured reliably. तो इनकी फेयर वैल्यू या कॉस्ट निकल सके तो आप इनको क्या कह देंगे? ये हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। तो कंट्रोल का लफ्ज़ इधर लिखा हुआ है जो एसेट के लिए होता है। अच्छा, एग्रीकल्चरल चीजों पे कंट्रोल कैसे आपका साबित होता है? कौन से जानवर मेरे हैं, कौन से साथ वाले के हैं? उसकी टांगों पे उसका नाम लिख देंगे। तो कहते हैं यार कुछ इलाकों में ऐसे होता है जहां जानवर बहुत ही ज्यादा होते हैं ना, जहां बंदे भी जानवर, जहां जानवर बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो लोग जानवरों की ब्रांडिंग कर लेते हैं या मार्किंग कर लेते हैं। तेरे जानवर मेरे जानवरों से मिक्स ना हो जाए, तू लाल निशान लगा ले, जैसे बर्तनों में कुछ घर में प्लेटों में लाल निशान नीचे लगाया होता है, तो इस तरह की ब्रांडिंग कर लेते हैं। इफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कंट्रोल मे बी एविडेंस बाय फॉर एग्जांपल लीगल ओनरशिप। लीगल ओनरशिप आप कहो कि क्या होगी? LDA जाके अपने नाम लगवाएंगे, हो सकता है कुछ मुल्कों में लगती हो। अच्छा, लीगल ओनरशिप ऑफ अ कैटल एंड द ब्रांडिंग और अदरवाइज, कैटल होते हैं जानवर मवेशी, और मार्किंग, उन पे नाम लिख लें मार्करों से, मार्किंग ऑफ द कैटल ऑन एक्विजिशन, खरीदने पे उन पे नाम लगा दें, पैदा होने पे लगा दें, और जब वो दूध पीना बंद कर दें, वीनिंग,
दूध छुड़वाएं उनसे, आप दूध पीना जब वो बंद कर दें तब आप जो है कह दें ये बड़ा हो गया, अब इसके ऊपर कोई मार्किंग कर दें। तो द फ्यूचर बेनिफिट्स आर नॉर्मली असेस्ड बाय मेजरिंग द सिग्निफिकेंट फिजिकल एट्रीब्यूट्स। फ्यूचर बेनिफिट्स कैसे पता चलेंगे? उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स देख के, जानवर का वजन वगैरह देख के पता चल जाएगा कितना दूध दे सकते हैं। इसका मतलब है फ्यूचर बेनिफिट्स आने हैं। कोई इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं थी ये। मेजरमेंट, कल सारे सवाल कर लिए मेजरमेंट के। मेजरमेंट मुझे बता दें किस पे होगी? ऐसा करते हैं, कल वाला सॉल्यूशन जो है वो साथ खोल के रखते हैं और उसको साथ साथ देखते रहते हैं। अच्छा, सबसे पहला वाला सवाल जो हमने क्लास में किया था वो ये था, ये एंट्री किसकी की थी? बायोलॉजिकल एसेट खरीदने की। पूरा प्लस बोला कि नहीं? बायोलॉजिकल ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आपने मिक्स कर देना, आप पूरा लस ही नहीं बोल रहे। ये एंट्री किसी की थी? बायोलॉजिकल एसेट खरीदने की। ये एंट्री बायोलॉजिकल एसेट पैदा होने की। ये एंट्री एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हार्वेस्ट करने की। और ये एंट्री साल के एंड पे बायोलॉजिकल एसेट्स के साइज वजन बढ़ गया, इसकी एंट्री थी। ओके, तो इन सबको किस पे रखना है? इन सबको ये छोड़ें, बस करें, ये पढ़ेंगे घर से, इसको पढ़ाइएगा, इसमें इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, ये फिर कल डिस्कस कर लेंगे। चलें जी, सवालों की तरफ आ जाएं। पहला सवाल निकालें आज का, पेज नंबर, एंड पे जो लेक्चर नोट्स वाला है, एमसीक्यूज के बाद क्वेश्चन नंबर 4, पेज 572। हर्ड क्या होता है? 572 पेज, क्वेश्चन 4। हर्ड, हर्ड क्या होता है? रेवर्ड। A herd of 50 50 3 साल यंग, ओल्ड, जो मर्जी आप समझ लें, 3 साल जिनकी उम्र है। हर्ड ऑफ 50 3 साल के जानवर वॉज हेल्ड। साल के शुरू में पड़े हुए थे या इस साल खरीदे हैं? वॉज हेल्ड का मतलब साल के शुरू में पड़े हुए थे हमारे पास, ऑन 1 जनवरी 2013। ये ओपनिंग है, जनरल एंट्री करें इसकी, इसकी जनरल एंट्री नहीं होगी। ऑन 1 जुलाई 13, साल के मिड में, साल के मिड में 10 3.5 year old animals were purchased for ₹40,000 each। अच्छा, मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं, इसमें आगे कॉस्ट टू सेल का डाटा नहीं दिया हुआ, तो बस मजबूरन 40,000 की बेस पे एंट्री करनी है। तो पहली एंट्री मुझे करवा दें, फिर आगे मूव करते हैं। कॉस्ट टू सेल का डाटा सवाल में नहीं दिया हुआ, आगे ना बढ़े। तो 1 जुलाई 13, एंट्री बताएं जी। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। और अपने हिंट के लिए यहां लिख लेंगे फेयर वैल्यू माइनस, और यहां लिख लेंगे आउटफ्लो, कितने पैसे गए। ठीक है जी। अब आप मुझे बता दें क्वांटिटी कितनी है, खरीदे हुओं की बतानी है 10। 3.5 साल से प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस 3.5 साल को छोड़ें, 3.5 साल का फिलहाल कुछ नहीं करना। 10 जानवर 40,000 रुपए वाले, तो 10 ज़रब, बल्कि इसको ऐसा करते हैं ना, प्रॉपर तरीके से चलें, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू 10 जानवर है, कितने के? कॉस्ट टू सेल सवाल में गिवन नहीं है, और कैश तो ऑब्वियसली 10 इंटू 40,000 वही होगा। तो जवाब क्या आ गया जी? 4 लाख। अगर कॉस्ट टू सेल होती तो आपको पता है खरीदने की एंट्री में भी गेन लॉस आ जाया करता है कभी कभी। नोट कर ले, पहली एंट्री हो गई 1 जुलाई 13। नेक्स्ट,
द फेयर वैल्यू लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल वर, अब उसने डायरेक्ट ही फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दे दी अगले डाटे में। 3 year old एनिमल एट 1 जनवरी 13 इज 32,000 एंड 4 year old एनिमल एट 31 दिसंबर 13 इज, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी टेकन टू P&L फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 13। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें कि आपको डाटे से क्या लगा है। वो जो हमने सुबह सुबह आके एग्जांपल की है, वो जो हमने सुबह सुबह आकर एग्जाम्पल की है, अगर वो एग्जाम्पल आप जो है वो जहन में रखें तो मुझे बताएं कि साल के शुरू में कितने जानवर हैं। इस सवाल में साल के शुरू में कितने हैं? 50। मिड में कितने खरीदे? 10। बॉर्न कोई नहीं हुआ तो साल के एंड पे 60 जानवर पड़े होंगे। जर्नल एंट्रीज कितनी करेंगे? 2 एंट्रीज करेंगे, एक परचेज की करेंगे, बॉर्न की एंट्री तो है ही नहीं, बॉर्न है ही नहीं, और एक ईयर एंड की वैल्यू की। परचेज की एंट्री कर ली, ईयर एंड की एंट्री के लिए कोई कैलकुलेशन याद आ रही है? वो कैलकुलेशन अब हम करने लगे हैं, एक वर्किंग करने लगे हैं जिसको वर्किंग 3 कल नाम दिया था। ईयर एंड पे हमें गेन भी आ सकता है और ये बायोलॉजिकल एसेट का टी काउंट टाइप कोई चीज होगी। ओपनिंग फेयर वैल्यू, परचेजेस की फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, ओपनिंग की फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल और क्लोजिंग की फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। बैलेंसिंग विल बी गेन और लॉस। अच्छा जी, ओपनिंग कितने जानवर हैं? 50। ये जो 50 जानवर हैं ओपनिंग, ये किस दिन हमारे पास पड़े हुए थे? यकम जनवरी 13 को। यकम जनवरी 13 को हमारे पास कितने जानवर पड़े हुए थे? 50। यकम जनवरी 13 को हमारे पास 50 पड़े हुए थे। इस दिन नए कितने खरीदे? 10। इस दिन कितने पड़े होंगे? 60। तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि यकम जनवरी 13 की सुबह जो 50 जानवर हमारे पास पड़े हुए थे, उनकी फेयर वैल्यू कहीं से मिल सकती है सवाल में? A herd of 53 year। अच्छा यार, अटेंटिव रहना जरा, आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एक असल में न्यूमेरिकल होने लगे जिसको नोट भी कहते हैं, रिकॉन्सिलिएशन भी कहते हैं, वो मैंने करवानी है, तो अब अटेंशन से रहें। आ जाओ आप इधर अपनी जगह पे जी। साल के शुरू में कितने जानवर पड़े हैं? 50। कितने साल वाले? अल्लाह का शुक्र है इनकी फेयर वैल्यू गिवन है। तो 3 year old एनिमल एट यकम जनवरी 13 इज 32,000। ये 50 साल के शुरू में एग्री करते हैं आप? 3 साल के थे, तो 3 साल का जानवर साल के शुरू में कितने था? 32,000 का। तो ओपनिंग बता दें, 50 इंटू, इसकी एंट्री नहीं होगी, 16000000, ये ओपनिंग हो गई। अच्छा, परचेजेस की टेंशन नहीं लेनी क्योंकि इसकी एंट्री हो चुकी है, तो कुछ भी ना करें, वहां से देख लें। फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल 4 लाख, ये परचेजेस हो गई। अब भाई उस क्लास से टीए जाएं, इसको बंद करवाएं जो काम हो रहा है। और अगली बात, जल्दी जल्दी जल्दी, क्लोजिंग। यार क्लोजिंग में क्या इसने गेम डाली है? इसने सिर्फ 4 साल वाले जानवरों की उम्र दे दी है। भाई अगर आप गौर से देखें तो हमारे साल के शुरू में, मैं रेड मार्कर को, मैंने ब्लैक मार्कर से क्वांटिटीज लिखी हैं जानवरों की, मैं रेड मार्कर से लिखने लगा हूं जानवरों की उम्र। ये 50 3 साल के थे, तो साल के एंड पर ये कितने साल के हो गए होंगे? 4। और ये जानवर परचेज करते हुए 3.5 साल के थे, तो ये भी कितने साल के हो गए होंगे? अब क्या हमारे सारे जानवर 4 साल के हैं? yes, अब अगर हमारे सारे जानवर 4 साल के हैं तो 4 साल की क्लोजिंग वैल्यू अवेलेबल है। क्लोजिंग, ये 10 थे ना, तो 50 पड़े हुए थे, 10 खरीद लिए थे, टोटल 60। डायरेक्ट 60 लिख दें क्योंकि अलग अलग उम्र वाले कोई नहीं है, तो डायरेक्ट 60 लिखते हैं। 60 इनके फेयर वैल्यू 43 25। चलें जी, आखिरी एंट्री कर दें।
5 लाख 80,000। एंट्री वैसे मांगी नहीं, लेकिन चलें समझने के लिए कर देते हैं। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, P&L क्रेडिट। ईयर एंड रीवैल्यूएशन तो ना कहें इसको, ईयर एंड गेन, ईयर एंड गेन, ईयर एंड फेयर वैल्यू गेन, जो मर्जी कह दें। जी कितना? 580,000। अच्छा, ये तो ऐसे सारा आपके समझने के लिए किया था। पेपर में क्या करना है, जनरल एंट्रीज नहीं करनी, आपने ये वर्किंग करनी है और आंसर में बता देना है कि P&L में गेन जाएगा 5,80,000। ये असल में सवाल की रिक्वायरमेंट थी कि P&L में गेन कितना जाना है। डस्टर किधर है? ये। ओके, ये जरा दोबारा लिखवा दें मुझे। 50 मल्टीप्लाइड बाय 32,000। ओके, अगले सवाल की तरफ आए। क्वेश्चन 5, सारे ऊपर देखिएगा। अगले क्वेश्चन में ये डेटा मैं काट रहा हूं। अगले क्वेश्चन में ये डेटा मैं काटने लगा हूं, अभी आपने नहीं काटना, और सवाल की रिक्वायरमेंट भी। हर्ड ऑफ, अब ज़रा हमारी गेम ऑन होने लगी है, क्योंकि इसकी बेस पे हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में दिया हुआ एक ओरिजिनल सवाल है, वो करना है। इसकी बेस बनाने के लिए ये सवाल होने लगा है, और बातें वही हैं जो पहले पढ़ी हैं। एक रेवड़ है 20 4 साल के जानवरों का, तो ऐसे जहन में लाया करें ना, 20 जानवर, 4 साल के बच्चे ना जहन में लाएं, 4 साल के बच्चे, वो जल्दी समझ आता है। नहीं, इस तरह नहीं, वापस आ जाएं। 20 जानवर कितने साल के? 4 साल के। वॉज हेल्ड ऑन यकम जनवरी 13 एट ₹250 पर यूनिट। शायद मुर्गियाँ मुझे तो लग रही हैं, पता नहीं इतनी उम्र होती भी है जिनकी नहीं। अ हर्ड ऑफ 24 ईयर ओल्ड कुकड़ वॉज हेल्ड ऑन, कुकड़ कुकड़ियाँ एज द केस में भी, ऑन यकम जनवरी 2013 एट ₹250 पर एनिमल। कोई जनरल एंट्री होगी इसकी? नहीं होगी। द फेयर वैल्यू लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल वर, फेयर वैल्यू इनकी यकम जनवरी 13 की नहीं, 31 दिसंबर 13 की कितने हैं? 320। मुझे बता दें, जो जानवर हमारे पास साल के शुरू में 4 साल के पड़े हुए थे, वो जानवर ऑब्वियसली हमारे साल के एंड पे कितने साल के हो गए होंगे? 5 साल के। तो अल्लाह का शुक्र है डेटा बड़ा इजीली अवेलेबल है। एंट्रीज कितनी होनी है? एक। एक्सेलेंट, एक एंट्री होनी है, क्योंकि सिर्फ यही जानवर हैं, ना कोई खरीदे ना बॉर्न हुए, यही एंड पे पड़े रह जाएंगे। तो एंट्री कितनी होगी? सिर्फ एक जनरल एंट्री होगी। ठीक है जी, और उसके लिए ये वर्किंग करनी पड़ेगी। आंसर नंबर 5, अभी मैं वर्किंग करता हूं। ओपनिंग क्वांटिटी 20, 20 जानवर साल के शुरू में कितने वाले हैं? 250 रुपए वाले। 5,000 के कुक्कड़ हमारे पास साल के शुरू में पड़े हैं। अच्छा, ये कुक्कड़ साल के एंड पे
20 से 22 हो गए होंगे? नहीं, सवाल ने नहीं बताया, तो 20 ही होंगे। क्लोजिंग 20, लेकिन अब कुकर 250 रुपये से कितने का हो गया? 320 का। 6400। अच्छा जी, बैलेंसिंग फिगर गेन आई, लॉस आया? गेन आया। एंट्री सिर्फ किसकी होगी? 1400 की। क्या? बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और P&L क्रेडिट। ओपनिंग और क्लोजिंग की जनरल एंट्री नहीं होती। अब आप मुझे बताएं कि अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कह रहा था आज होनी है, और ये एक ही बात है, 3 से 4 मिनट में ये समाप्त हो जाएगी और फिर अगले 1 घंटे में ये अप्लाई होगी। 3 से 4 मिनट अगर आपने दे दिए तो ये आज की मेन बात आपको समझ आ जाएगी। मुझे बताएं कि 1400 हमारे पास जो 20 कुकड़ साल के शुरू में पड़े, 20 कुकड़ साल के एंड पे पड़े हुए हैं, और मुल्क में पता नहीं महंगाई की वजह से 250 वाला कुकड़ 320 का मिल रहा है, या 1 साल बड़ा होने की वजह से 250 वाला 320 का मिल रहा है। क्या वजह हो सकती है? महंगाई हो गई होगी, या जानवर बड़ा हो गया है, या दोनों वजूहात हैं? दोनों वजूहात हैं। क्या हम इस 1400 के गेन को कह सकते हैं इट इज एट्रीब्यूटेबल, या इट इज देयर ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, इन्फ्लेशन जिसे आप कह सकते हैं, ड्यू टू इन्फ्लेशन, एंड फर्दर ज्यादा फायदा शायद इस वजह से आया हो कि ये जानवर 1 साल बड़ा हो गया है। ये 2 वजह से इसकी प्राइस क्या हो गई है? बढ़ गई है। याद रखिएगा, लैंड के साथ कभी ऐसा नहीं होता। आपने 10 करोड़ का प्लॉट खरीदा, अगले साल अगर 12 करोड़ का है तो वो प्लॉट 1 कनाल से 1.5 कनाल का नहीं हो गया जिसकी वजह से बढ़ा है, उसमें सिर्फ वजह इन्फ्लेशन ही है। तो ये जो पीपी टाइप चीजें होती हैं, इनके बढ़ने की वजह इन्फ्लेशन है, लेकिन जो जानवर है इनके बढ़ने की वजह इन्फ्लेशन भी है, और इनके जानवर के बढ़ने की वजह उम्र का बढ़ना भी है। अगर सवाल में एक चीज हमें दे दे जो मैंने छुपाई हुई है और आपने नोट से नहीं देखनी, अगर सवाल में हमें एक चीज दे दे तो हम 1400 के 2 टुकड़े कर सकते हैं। मैं सवाल की तरफ आ रहा हूं और आपको आधा मिनट सोचने का टाइम दे रहा हूं। सवाल में क्या चीज हमें दे दे, नोट्स पे देखने तो कोई फायदा नहीं, सवाल में क्या चीज हमें दे दे तो मैं महंगाई में और जानवर के उम्र बड़ा होने की वजह से जो फायदा हुआ है उन दोनों को स्प्लिट कर सकता हूं। अच्छा, इधर देखें, ये हमारी वाली कुकड़ियां हैं जो 4 साल की हैं, और यही साल के एंड पे कितने की हो गई हैं? 5 साल की। लेकिन अगर सवाल दे के अब अगर बाजार में किसी और की हैंड्स 4 साल वाली इतने की मिल रही हैं, तो मेरे ख्याल से शायद हम किसी नतीजे पे पहुंच पाए। सोचे 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 सोचे, सवाल में एक डेटा देना चाहिए उसे हमें। हमारी वाला मुर्गा तो 4 साल का है, और वो 4 साल वाला 250 का है, और ये हमारे वाला ही 5 साल का हो गया है, और ये अब 5 साल वाला कितने का मिल रहा है? अब अगर 31 दिसंबर को अगर सवाल मुझे बता दे कि किसी और का मुर्गा जो अब 4 साल का है, हमारा तो 5 साल का हो चुका है ना, किसी और का मुर्गा अगर अब 4 साल का है, तो मुझे शायद कोई हिंट मिल जाए। अब देखें, एक सवाल ने लाइन दी है, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट है प्राइस चेंज अलग निकालनी है, महंगाई वाली, और फिजिकल चेंज अलग निकालनी है, 1 साल बड़े होने वाली। सवाल की रिक्वायरमेंट है प्राइस चेंज अलग निकालें, फिजिकल चेंज। अब बता दें, ये जो पर्दे में छुपाया हुआ है ये क्या है? किस साल वाले जानवर की कीमत है? 4 साल वाले जानवर की 31 दिसंबर की कीमत है। एक्सेलेंट। 4 साल वाले जानवर की
4 ईयर ओल्ड एनिमल, ये हमारा नहीं होगा, ये किसी और का होगा, हमारा तो माशाल्लाह 5 साल का हो गया हुआ है। 4 ईयर ओल्ड, समझने के लिए बेशक लिख लें, किसी और का, किसी ऐसे समझने के लिए किसी और का जानवर होगा, हमारा तो देखें 5 साल का हो गया 31 दिसंबर को। 4 ईयर ओल्ड एनिमल एट 31 दिसंबर इज 300। यार इधर देखो, एक तरीका है ऐसे जाने का, समझ गए होंगे बात, और दूसरा तरीका है यहां से यहां जाने का। तो बात तो वही हो जाएगी, बात तो वही हो जाएगी इंशाल्लाह, गेन के अमाउंट में कोई फर्क नहीं आएगा। अब आपने मुझे यह बताना है कि 250 से 300 क्या है और 300 से 320 क्या है। हमारे वाली 4 साल वाली मुर्गी साल के शुरू में 250 की थी हमारी, और 4 साल वाली अब किसी और की मुर्गी साल के एंड पे 300 की है, तो मतलब है 4 साल वाली मुर्गियां महंगी हो गई हैं। ये इन्फ्लेशन है, ये इन्फ्लेशन है, जिसे आप क्या कह सकते हैं, प्राइस चेंज, प्राइस चेंज। अगली बात, 4 साल वाली किसी और की मुर्गी 300 की है और इस 31 दिसंबर को, और 5 साल वाली उसी दिन हमारी मुर्गी कितने की है, 320 की। अब 4 साल वाली मुर्गी और 5 साल वाली मुर्गी की कीमत एक ही दिन बाजार में खड़े होकर क्यों डिफरेंट होती है? आप बाजार में जाएंगे, एक 4 साल वाली मुर्गी है, एक 5 साल वाली मुर्गी है, आप 5 साल वाली के क्यों ज्यादा दे रहे हैं? डेट तो सेम है, क्योंकि उसकी उम्र 1 साल ज्यादा है। तो ये कौन सी चेंज है? फिजिकल चेंज है। ये कौन सी चेंज है? अच्छा, अब इस डेटे को ना हम एनालाइज किया करेंगे सवाल में, और अपनी आसानी के लिए ना एक काम कर लिया करेंगे, क्योंकि इस तरह सोचना बड़ा मुश्किल होगा, जिस तरह मैंने आपको सोचवाया इस तरह सोचना बड़ा मुश्किल होगा। हम एक वर्किंग किया करेंगे। अच्छा, एक तो ये तरीका था ना, ये तरीका अब एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि सवाल ने P&L के बाइफर्केशन मांगी है। अब मैं एक वर्किंग करूंगा, जिसके बाद जो है वो मैं आसानी से नतीजे पे पहुंच जाया करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा जी, हमारे इस जानवर की साल के शुरू में उम्र कितनी थी? 4 साल। ये वर्किंग आपने समझना है, वर्किंग का पैटर्न समझ लिया तो सब आसान। हमारे जानवर की साल के शुरू में उम्र कितनी थी? 4 साल। हमारे जानवर की साल के एंड पे उम्र ऑब्वियसली कितनी होगी? 5 साल। एक आपने चीज और डाल देनी है इधर, वो किसी और के जानवर की उम्र 4 साल वाले की। तो पैटर्न बता दें क्या होगा? 3 लाइनें डाला करेंगे आप, 3 लाइनें डाला करेंगे वर्किंग में, समझने के लिए, अपने माइंड मैप जिसे कहते हैं। नंबर 1, हमारा जानवर साल के शुरू में, तो हमारा जानवर साल के एंड पे 5 साल का। अब हमें चाहिए किसी का जानवर 4 साल का इस दिन कितने का है? दिसंबर 13। अब ये 3 प्राइसेस उठाएं, ये 3 प्राइसेस उठाएं। 250 यकम जनवरी 13 4 साल, कहां लिख दूं? 250 यकम जनवरी 13 4 साल। ये अब रुपीज में मैं लिखने लगा हूं, ये तो ईयर्स थे ना, कितना? 250। 331 दिसंबर 4 साल, 31 दिसंबर 4 साल, यहां लिख दूं 300। 320 31 दिसंबर 5 साल। अब आसानी के लिए मजे की बात, ये डेट जो है वो सेम रह रही है, ये चेंज क्यों है और ये चेंज क्यों है? तो अब ये माइंड मैप हुआ करेगा, पेपर में आप बना लिया करेंगे। 4 साल का जानवर साल बाद तो महंगा महंगाई की वजह से हुआ होगा, क्लियर? और इधर मैंने डेट कांस्टेंट रखी, सेम दिन अगर 1 साल बड़ा जानवर महंगा मिल रहा है तो वो किस वजह से महंगा मिल रहा है? तो किस चीज को कांस्टेंट रखें? उम्र को, उम्र को कांस्टेंट रखें तो काशिफ आ जाएगा। हद होगी यार,
उम्र को कांस्टेंट रखें तो महंगाई का इंपैक्ट पता चल जाएगा, और अगर तारीख को कांस्टेंट रखें तो उम्र का इंपैक्ट पता चल जाएगा। आप बता दें कि ये जो चेंज है 50 रुपए की, ये किस वजह से है? प्राइस, जिसको हम पहली क्लास है ना इसलिए महंगाई लिख लेते हैं। महंगाई, महंगाई बढ़ गई ना, साल गुजर गया, साल का जानवर महंगा हो गया। किस तरह समझे? साल गुजर गया, 4 साल वाला जानवर महंगा हो गया, और इसका डिफरेंस कितना? 20। ये एक ही तारीख पे 4 साल वाली मुर्गी सस्ती मिल रही है, 5 साल वाली मुर्गी महंगी मिल रही है, क्या वजह होगी? फिजिकल चेंज। उम्र बढ़ गई है, उम्र बढ़ी हुई है। डन। तो ये नोट कर लें, ये एक वर्किंग हुआ करेगी जिससे हम किया करेंगे। बस अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है पूरी क्लास में। ये आंसर 5 गलत था। जवाब तो सही था लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं कर रहा था। अब जो नया वाला आंसर 5 होगा जिसकी वर्किंग ये वाली सही है, अब वो मैं आंसर करने लगा हूं। आंसर 5 वो भी देखेंगे। अब जो अगला सवाल आने लगे उसमें परचेज भी होगा, न्यू बॉर्न भी होगा, सारा देखेंगे। चलें जी, अब स्टार्ट करें। इसी वर्किंग को मैं करने लगा हूं, लेकिन पी एंड एल के नीचे कितनी हेडिंग्स आएंगी? 2, प्राइस चेंज और फिजिकल चेंज। ओपनिंग बताएं जी। ओपनिंग तो उसी तरह, कितने जानवर हैं? 20। कितने वाले? वो तो सवाल से देखें यार, सवाल से देखें। 20 जानवर हैं, कितने वाले? 250 वाले। क्या हो गया? 5000। पी एंड एल के अंदर एक जानी है प्राइस चेंज और एक जानी है भाईजान। अब पी एंड एल बैलेंसिंग नहीं आएगा। अब पी एंड एल हम खुद निकालेंगे। इस मेथोडोलॉजी में तो पी एंड एल क्या आ रहा था? बैलेंसिंग आ रहा था। अब हम पी एंड एल को खुद निकालेंगे। अच्छा जी, अब मुझे बता दें 20 जानवर कितने महंगे हो गए? कोई बता सकता है? 20 जानवर कितने महंगे हो गए? 50 रुपए। सवाल की तरफ क्यों देख रहे हो भाई? सवाल से डेटा उठा के मेहनत करके तो मैंने ये बनवाया। तो अब भी अगर सवाल की तरफ आप लोग देख रहे हैं तो अफसोस की बात है, सवाल की तरफ तो नहीं देखना। मेरे 20 जानवर कितने महंगे हो गए? 50 रुपए महंगे हो गए। 1000। मेरे वही वाले 20 जानवर कितने उम्र के एतबार से बढ़ गए? 20 रुपए। $1400, यही 1400। अब ओपनिंग जमा पी एंड एल क्लोजिंग। इधर आप क्लोजिंग के साथ बैलेंसिंग लिखें या पी एंड एल के साथ क्लोजिंग? अब वो बैलेंसिंग आ रहा है, दोबारा से निकालने की कोई जरूरत नहीं जी। 5000 जमा 1400, 6400। अभी आप ये सवाल करें, इस तरह का एक छोटा सा सवाल मैं और देता हूं आपको, फिर उस सवाल की तरफ मूव करेंगे। थोड़ी क्योंकि रिवीजन जरा हो जाए, बेहतर है। आप लोग इसको नोट करें। इस सॉल्यूशन को अब आप काट दें। सही तो था लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट, और ये बैलेंसिंग जरूर लिख लीजिएगा। इस मेथड में बैलेंसिंग ये आ रहा था, अब बैलेंसिंग हमारा क्लोजिंग आ रहा है। मैं अगला सवाल लिख लूं, आप लोग नोट करें।
चलें जी, अब बजाय कि मैं उस सवाल को रिवाइज कराऊं, छोड़ें, ये सवाल करें। आप वर्किंग मुझे सिर्फ कर दें जिसमें गेन लॉस निकल आए, प्राइस और फिजिकल चेंज अलग अलग। 6210 यार वो वर्किंग ज़रूर कीजिएगा, प्राइस और फिजिकल वाली जो वर्किंग मैंने अभी समझाई है करनी, वो वर्किंग करके निकालिएगा। क्वेश्चन बेशक बाद में नोट कर लें, सोल्यूशन करें पहले। एंट्री भी करके 4320 एंट्री भी करके हाँ एंट्री भी कर दें। Okay. We have 27 animal of 7 years on Yakam January 2005 of rupees 430 each. अच्छा, इतनी सी लाइन पढ़ के ना, इतनी सी लाइन पढ़ के आप सब कुछ कर दें, सब कुछ वर्किंग का। कैसे, जरा ऊपर देखें, अब मुझे थोड़ी सी टेंशन चाहिए आपकी। We have 27 animals of 7 years on Jakam January 5 of rupees 430 each. अब आपने ना नीचे वाली दो लाइनें नहीं पढ़नी, सिर्फ ग्रीन वाली लाइन पे फोकस करें और मैं आपको जो एक ऐसी ना इधर लगवा दो। अच्छा, मैं 10 मिनट बाद, अच्छा यकम जनवरी 2005, यकम जनवरी 2005 नहीं 10, अच्छा यकम जनवरी 2005 को मुझे बता दें कि 7 साल वाला होगा हमारा जानवर। ठीक है, नीचे वाली दो लाइनों को फारक करें, मुझे बताएं हमारे जानवर की पहले बातें करें या किसी के जानवर की बातें करें। हमारे जानवर की पहले बात करें, हमारे जानवर की, दरमियान में किसी का जानवर ले आएंगे। हमारा जानवर माशाल्लाह अल्लाह इसके भाग लगाए कितने साल का हो गया होगा, साल के एंड पे 8 साल का। अब एक दरमियान में मुझे फिगर चाहिए, वो कोई बंदा बताए वो क्या डेट लिखूं और क्या वो लिखूं। अच्छा चलिए, कुछ बच्चों ने रट्टा मार लिया 31 दिसंबर की डेट लिखनी है, ठीक है चल जाएगा रट्टा। अच्छा, लेकिन उम्र कितनी लिखनी है? अगर उम्र 8 ही लिख ली तो पेपर में आपके मुंह पे खुद ही चपेट पड़ जाएगी, अब इसका करना क्या है। ठीक है, तो उम्र 8 साल नहीं लिखनी, उम्र कितने साल लिखनी है? 7 साल। डन। अब वो डेटा ले लेते हैं हम जो हमें चाहिए। हमारा जानवर कितने के? 430 का। शर्माओ ना जानवर, बताओ कितने के हो। हमारा जानवर कितने के? 430 का। अच्छा जी, 8 साल वाला हमारा माशाल्लाह कितने का हो गया? भाईजान ये जो चेंज है ना, ये तो दोनों वजह से है। अब दरमियान में मुझे एक लाइन डालनी पड़ेगी कि किसी का 7 साल वाला जानवर साल के एंड पे कितने का है? 500 का। अब आज के बाद हम ऐसे लाइनें लोने नहीं मारा करेंगे 430 500, बस 70 रुपए बढ़ गया। 70 उम्र कहां बढ़ी है यार, खुदा का। इंशाल्लाह गलती होगी नहीं अगर आप ये बना लेंगे। उम्र कहां से बढ़ी है? उम्र तो मैंने सेम रखी है। 70 रुपए बढ़ गया
महंगाई की वजह से साल में महंगाई होगी, 70 रुपए महंगाई की वजह से बढ़ गया और 90 रुपए उम्र की वजह से बढ़ गया। डन, इधर ही सॉल्यूशन कर लेते। जी कितने जानवर हैं? 27। कितने रुपए वाले? 11610। थोड़ा सा टाइम लगेगा ना मिटाने में और लिखने में दोबारा सब। अच्छा, ओपनिंग। अब मुझे किसकी फिगर चाहिए? इसमें मुझे प्राइस पहले फिजिकल बाद में, बस ये याद रख लें, प्राइस पहले फिजिकल बाद में, जिस तरह हमारा फॉर्मेट चल रहा है। प्राइस चेंज कितनी आई है? ये तो महंगाई होगी ना साल में, महंगाई की वजह से कितना बढ़ा? 70 का। 27 जानवर 70 रुपए। और फिजिकली क्या चेंज आया? 90 का। जी 18 ठीक है। क्लोजिंग 15। जनरल एंट्री तो सिर्फ एक ही होगी, BA CA डेबिट, अल्लाह करे जल्दी हो जाए। BA डेबिट फिलहाल कर लेते हैं, BA डेबिट P&L क्रेडिट। यार आप जैसे लोग ही करते हैं, कई दफ़ा देखा है जिनके गोल्ड मेडल आते हैं उनकी भी 2 आंखें होती हैं, कई दफ़ा मैंने चेक किया है, उसी तरह 2 कान होते हैं। मोबाइल नहीं होता, नहीं मैं जिनको जानता हूं उनके पास तो था। होना और यूज ना करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। चलिए जी सवाल की तरफ आ जाएं, उसकी तरफ। घड़ी के भी 12 बज गए हैं अब, तो सवाल की तरफ आ जाएं। क्या चीज? अच्छा चलें जी, पढ़ें आप, इसको एड्रेस करते हैं इंशाल्लाह, ये बेहतर हो जाएगा। हाँ नहीं टाइम नहीं ना, कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं। क्वेश्चन 6 जी, अब मजे का सवाल शुरू है। अ रेवड़ ऑफ 2 साल के जानवर वॉज हेल्ड ऑन 1 जनवरी 2001। बस इससे आगे आपने नहीं पढ़ना अगले 3 मिनट तक। A herd of 10 2 years old animal was held at 1 जनवरी 2001। ये ओपनिंग जानवर हैं या एडिशंस हैं? ओपनिंग जानवर हैं। जानवर भी परेशान है, कभी ओपनिंग कभी क्लोजिंग। जानवरों ने कितना परेशान किया हुआ है, रात को भी नहीं सोने देते। और सोशल एनिमल। ब्लैक मार्कर किधर है? ये ओपनिंग और वो वाला नहीं है, ओपनिंग एडिशन, ये वो जो छोटी वर्किंग है ना, ये वो बनने लगी है। 2 साल वाले जानवर साल के शुरू में हमारे पास पड़े थे। 2 साल वाले जानवर, 10 क्वांटिटी है, याद रखिएगा क्वांटिटी यहां नहीं आती, क्वांटिटी से तो यहां 27 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना। तो 2 साल वाले जानवर हमारे पास साल के शुरू में पड़े हैं। अब आप मुझे बताएं, मैं इनकी प्राइस ढूंढूं या सिर्फ येलो लाइन देखने को कहा है मैंने? इनकी प्राइस ना ढूंढें अभी, इनकी प्राइस ना ढूंढें अभी, और अपने से बातें पूरी कर लें। प्राइसेस फिर एंड पे ढूंढ लेंगे, प्राइसेस का कोई मसला नहीं। ये हमारे वाले जानवर साल के एंड पे भी जानवर ही होंगे ना, तो ये हमारे वाले जानवर साल के एंड पे कितने साल के हो गए होंगे? 3 साल के।
हमारे वाले जानवर साल के एंड पे कितने साल के हो गए होंगे? 3 साल के हो गए होंगे। और ये हमारे वाले जानवर की अब बात ना करें, अब किसी और का जानवर 2 साल का होगा। इतना सा डाटा नोट कर लें, वर्किंग 1, फिर आगे चलते हैं वर्किंग 2। अभी जो प्राइसेस हैं जिनको मैं रुपीस कहूंगा वो एंड पे लिख लेंगे, उसकी खैर है। हाँ, ओपनिंग वाले जानवर असल में ना कोई एडिशंस होंगी, उनको अलग देखेंगे, बॉर्न को अलग देखेंगे। ओपनिंग वाले जानवर साल के एंड पे 3 साल के हो गए हैं, और किसी और का जानवर 2 साल वाला, उसकी प्राइस भी देख लेंगे। नेक्स्ट, one animal aged 2.5 years was purchased on Yakam July 2001 for rupees 108। ठीक है जी, अभी 108 को फारिग करें, रुपीस से मैं नहीं खेल रहा। एक 2.5 साल वाला जानवर खरीदा है यकम जुलाई 1 को। ये मैंने परचेज किया। अब परचेज वाले की ये तीनों चीजें अगर आप लिख दें तो कमाल हो जाए। कोशिश करें ये 3 डेट्स और 3 उम्र लिख लें, मैं फिर आगे चलता हूं। नहीं, इसकी परचेज की डेट लिखो ना। पहली वाली डेट इसकी कौन सी होगी? 1 एनिमल एज 2.5 साल वॉज परचेज्ड ऑन यकम जुलाई 1। तो ये जानवर हमारे पास आया कब था? यकम जुलाई 1 को हमने खरीदा था ना, साल के शुरू में तो नहीं पड़ा हुआ था, इसलिए खरीदने की डेट ही लिख सकते हैं। ओपनिंग के साथ ओपनिंग की डेट लिखी थी, खरीदने वाले साथ खरीदने की डेट कितनी? 2.5 साल। आगे तो फिर हमने डाटा पूरा करने के लिए कुछ करना है, खरीदने की डेट तो पहले लिखे ना, ये खरीदने की डेट आ गई। अब अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है कि ये हमारे वाला जानवर कितने साल का हो गया होगा साल के एंड पे? भाई आपको पता है साल के एंड पे तो 31 दिसंबर पे सिर्फ 6 महीने भी गुजरे होंगे, तो ये हमारे वाला जानवर कितने साल का हो गया होगा? लेकिन किसी और का जानवर 31 दिसंबर 2001 को कितने साल का? 2.5 साल वाला। कितने रुपए का होगा ये फिर बाद में देख लेंगे। ओके, चलें जी, स्काई ब्लू वाला पूरा कर दें, मुझे करें जी पूरा। ये नया पॉइंट है। अच्छा कर लिया आप लोगों ने, खुद ही कर लिया, ठीक है। एंड 1 एनिमल वॉज बॉर्न ऑन यकम जुलाई 2001। बॉर्न यकम जुलाई 2000। डेट ऑफ बर्थ बताएं इसकी। डेट ऑफ बर्थ क्या है? कागजों में किस नाम का बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा बेफॉर्म? यकम जुलाई 2001 का बेफॉर्म बनेगा इसका। जब ये पैदा होगा तो हम इससे पूछेंगे उम्र क्या है, तो क्या कहेगा? ना छेड़ मलंगा नो, 0 ईयर्स। ठीक है जी। तो जब जिंदगी की पहली डेट ऑफ बर्थ होती है उसमें बंदा कितने साल का होता है? 0 ईयर्स का। जब जिंदगी में पहली दफा पैदा होता है तो वो डेट ऑफ बर्थ होती है, तो उस डेट ऑफ बर्थ में बंदा कितने साल का होता है? 0 साल का बंदा। इसने पैदा होते ही 6 महीने का बना दिया भाईजान। वो आप वो वाला पीरियड काउंट कर रहे हैं, वो नहीं काउंट करना, ठीक है। आपने इस दुनिया में जब वो आ जाएगा वो पीरियड काउंट करना है। अच्छा, तो यकम जुलाई 2001 को जो पैदा हुआ उसकी उम्र कितने साल थी? 0 ईयर्स। अच्छा, ये हमारे साल के एंड पे माशाल्लाह इसके भाग लगाए अल्लाह कितने का होगा?
0.5 ईयर्स का। अब किसी और का जानवर, अभी किसी और के जानवर पे मुझे आवाज आई थी आधा साल, दीवाना बंदा है जो कह रहा है किसी और का जानवर आधा साल, किसी और का जानवर आधा साल का हो दिया तो फिर तो डेटा सेम हो जाएगा सारा। किसी और का जानवर अल्लाह करे पैदा हो दिसंबर में, तो उसकी भी प्राइस फिर हमें पता लगेगी। बिल्कुल सही है डेट्स। डन। नोट्स किसी को चाहिए IAS 41 के? यानी मसलसल 2 दिन से नहीं आ रहे, दे दें इनको नोट्स। लाल है बंदा ऐसा ही जुता थे। अच्छा, अब ये जो है ना, ये जो हमें लग रहा था ओए होए होए बम्बार्डमेंट हो गई है, बराती आ गए हैं, खाना कहाँ से रेंज होगा, तो अब इसकी टेंशन नहीं है। ये हमने अमाउंट्स पकड़नी है, पकड़ के जो है वो रेलेवेंट जगहों पे डाल देनी है। तो ये जो इतना बड़ा बारिश लग रही थी फिगर्स की, इसमें आप परेशानी की बात नहीं है। अच्छा जी, एक बात यार इससे पहले मैं करूँगा कि पहले जो है ना ओपनिंग, परचेज और बॉर्न की एक एक लाइन डालनी है आपने, उसके बाद आपने वर्किंग 1 2 3 की तरफ मूव करना है। समझिएगा बात को, पहले ओपनिंग की एक लाइन पहले डलवा दें, बाद में प्राइस और फिजिकल चेंज देखी जाएगी। तो अब ये जो 3 चीजें हैं ना, पहले इनकी एक एक लाइन डलवाएं, एक एक लाइन 3 के डलवाएं। अभी मैं डालूंगा फिर आपको जरा मेरी बात समझ आएगी। पहले इन 3 चीजों की एक एक लाइन पहले तो डलवा दें मुझे। अच्छा, एक ये रिकॉन्सिलिएशन टाइप हम बना रहे हैं, रिकॉन्सिलिएशन। अच्छा, पहले वाला क्या है? ओपनिंग 1 जनवरी, और इसमें ना जो मैं टिक कर रहा हूं सिर्फ वो वाली डेट्स आपने देखनी है। पहले हमारे जानवर का लेवल तो चेक कर लेना, लेवल है क्या, फिर उसके बाद उसकी मुझे ये वाली एंट्री भी करवा दीजिएगा और ये वाली एंट्री भी करवा दीजिएगा। पहले जरा पता तो चला लें हमारा जानवर शुरू में कितने का था, साल के शुरू में कितने का था, पहले ये तो पता चल जाए ना, फिर ही प्राइस और फिजिकल चेंज साल वाली डाली जाएगी। खरीदते हुए कितने का था, पहले ये तो पता चल जाए ना, बाद में प्राइस और फिजिकल चेंज देखी जाएगी। जिस वक्त पैदा हुआ तो उस वक्त कितने का था, बाद की बात है प्राइस और फिजिकल चेंज कितनी है। तो ये जो मेरा हिंट है इसको सुन लें। अब जो 3 कैटेगरीज आपने बनाई ना, तीनों की एक एक लाइन पहले डाल लें, फिर इंशाल्लाह अगला काम करते हैं जो थोड़ी देर पहले कर रहे थे। तो साल के शुरू में जगह अब थोड़ी सी ना आपको फिगर्स भी ढूंढनी पड़ेंगी, वो फिगर्स हम इंशाल्लाह ढूंढते रहेंगे। ये जो मैंने 3 टिक्कू लगाए हैं ना, बस इनको आपने देखते रहना है जी। 2 साल ये कितने जानवर हैं? 10 एनिमल्स, ठीक है जी। कितने साल वाले? 2 साल को बॉदर करने की जरूरत नहीं, लिखना है तो इधर लिख दें, कहीं 2 साल से आप मल्टीप्लाई ना कर दें, 2 साल से मल्टीप्लाई नहीं होना, ठीक है जी। 10 एनिमल जी। ये फिगर किधर अवेलेबल है? ये 100 की फिगर अवेलेबल है, ओके। 10 एनिमल कितने रुपए वाले? 100 रुपए वाले। इस 1000 की कोई जनरल एंट्री नहीं है क्योंकि ये ओपनिंग है। ये एक लाइन हो गई। अब किसकी लाइन डालूं? परचेज की। अब किसकी लाइन डालूं? अब समझ आ रही है बात? वो जो एक एक लाइन पहले डलवा दें, बाद में प्राइस फिजिकल चेंज की बात है। परचेज, ओपनिंग की ये लाइन डाल ली, परचेज की। परचेज किए 2.5 साल वाले कितने जानवर? परचेज किए 2.5 साल वाले कितने जानवर? एक जानवर 2.5 साल वाला परचेज किया। किस दिन परचेज किया? 1 जुलाई 2000। तो ये वाली फिगर बताएं, ढूंढनी पड़ेगी, साथ ही गिवन है। परचेज फॉर 108 इधर भी गिवन है और इधर भी गिवन है 108, दोनों जगह एक ही प्राइस गिवन है। ये परचेज की कॉस्ट है 1 जुलाई 2001। 2.5 साल वाले जानवर खरीदें, कितने? ये तो 10 थे, ये 1 एनिमल,
कितने रुपए का? कितना हो गया? 108। डन। तीसरा कौन सा है जी? मैंने कहा पहले येलो, ग्रीन और स्काई ब्लू की जनरल एंट्री मुझे करवा दें। येलो की तो एंट्री बनती नहीं, वो ओपनिंग है। स्काई ब्लू और ग्रीन और इसकी जो है वो फिगर्स लिखवा दें। यकम जुलाई 1 को न्यू बॉर्न कितने का है? 70। न्यू बॉर्न किस दिन? कितने साल का? 0 ईयर्स का। कितने पैदा हुए? एक एनिमल पैदा हुआ। कितने रुपए वाला? कितना आ गया? एक एक लाइन पहले डाल दें, बाद में पी एंड एल का पहले कौन सा चेंज आता है? प्राइस। बाद में पी एंड एल का प्राइस चेंज और फिजिकल चेंज अलग अलग शो कर दें। एंड पर क्लोजिंग आ जाएगा बैलेंसिंग। तो ये ना कहीं हिंट लिख लें एक बात का कि जितनी भी वर्किंग्स खोली हैं उनकी पहली पहली फिगर को यहां पोस्ट करना है रिकॉन्सिलिएशन में। जितनी भी वर्किंग्स खोली हैं उनकी पहली पहली फिगर को रिकॉन्सिलिएशन में पहले पोस्ट करना है। जितनी भी वर्किंग्स खोली हैं उनकी पहली पहली फिगर को 100 रुपया 108 पहली पहली फिगर को रिकॉन्सिलिएशन में पोस्ट करना है। अच्छा जी, आप बता दें जो साल के शुरू में पड़े हुए हैं। अच्छा, अब ना मजे की बात देखें, अब आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा समझ आएगा। इधर देखें, जो साल के शुरू में पड़े हुए हैं यकम जनवरी 1 को, क्या वो 31 दिसंबर तक महंगे और मोटे हो गए होंगे? महंगे और मोटे। जो यकम जुलाई 1 को पैसे देके डेबिट किया था वो भी 6 महीने बाद 31 दिसंबर पे खड़े होके महंगा और मोटा हो गया होगा। इसका मतलब मैं कह रहा था महंगे और मोटे होने से पहले उनको लिख तो लेना, बाद में महंगा और मोटा कराइएगा, ये बात मैं कर रहा था। ओके, और उसके बाद न्यू बॉर्न, ये भी महंगा होगा, ये भी मोटा होगा। क्लियर होगी ये बात? तो अब जो है वहां से फिगर। अच्छा, फिजिकल में ना एक लाइन आपने शुरू में छोड़नी है, वो मैं आपको एक बात बतानी है। फिजिकल में ना एक लाइन शुरू में छोड़नी है। अच्छा जी, पहले आप क्या करें जी, पहले आप जो है वो नहीं, अब इन सबको प्राइसेस लिख लो ताकि उधर फेस पे डाटा पोस्ट करना आसान हो जाए। यार इसकी ना सेटिंग कर दो, ये अगर लैपटॉप यूज ना भी हो रहा हो तो ये चलता रहे। ये मेरे ख्याल से लैपटॉप से करनी पड़ेगी, पॉज हो जाता है। चलें ठीक है, अभी मुझे प्राइसेस तो लिखवाना शुरू करें ना। ऑनलाइन वाले फिर किसी दूसरे मोबाइल पे पीडीएफ के नोट्स डाउनलोड कर लें। हाँ हाँ, बुलाओ उनको, बाजार की वजह तो नहीं नजर आ रही। अच्छा जी, जी बताएं। 105, ये तो बच्चों वाली चीज़ है, डेटे से उठा दें बस। 111, ओके। अब प्रोजेक्टर की जरूरत है ही नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं जरूरत। चलें जी, यहां 3 हेडिंग्स दे दें आपने समझने के लिए।
ओपनिंग वालों के साथ भी सलूक करेंगे, वो भी महंगे मोटे होंगे, परचेज वालों के साथ भी और बॉन्ड वालों के साथ भी। तीनों किस्म के जानवर महंगे होंगे। एक लाइन मैंने क्या खाली छोड़े? ओपनिंग भी, परचेज भी और न्यू बॉर्न भी। अच्छा जी, पहले ओपनिंग को लेके चलते हैं। ओपनिंग को एक ना चीज का जो रिदम चल रहा होता है ना, उस रिदम को ना बदला करें। चीज का रिदम ये चल रहा है कि पहले मैं क्वांटिटी लिख रहा हूं, फिर रुपीज लिख रहा हूं। ठीक है, पहले हम क्वांटिटी लिख रहे हैं, फिर क्या लिख रहे हैं? रुपीज लिख रहे हैं। तो ओपनिंग जानवरों की क्वांटिटी बताएं कितनी है? 10 एनिमल्स इनटू प्राइस चेंज। फीलिंग आ रही है? साल बाद महंगे हो गए हैं। प्राइस चेंज कितनी? 5। ये 100 और 105 का डिफरेंस। ठीक है, अच्छा अब ओपनिंग पे रहे, 2 साल 3 साल और ये कौन सी चेंज? फिजिकल चेंज। कितना? 15। 10 एनिमल इंटू रुपीज, वो टोटल वटेवर तो टोटल में भी छोड़ें, वो तो सिर्फ एक सादा सा काम है ना। जल्दी जरा भाग के चले जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट परचेज कितने? यहां से उठाएं परचेज। 1 एनिमल। 1 एनिमल, बोले 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 बोले। 3 से महंगा हो गया और 9 रुपए से उम्र बढ़ गई। बाद में नोट कर लीजिएगा। और बॉर्न 2 रुपए से महंगा हो गया और 8 रुपए से मोटा हो गया। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। 50 1400 बैलेंसिंग आ गया। अच्छा अभी ना आप ऐसा करें, चलें सब टोटल ना लिखें, सब टोटल अभी ना लिखें, यहां तक नोट कर लें, सब टोटल ना कीजिएगा। सब टोटल किसी का भी ना करें, बस जितना व्हाइट बोर्ड पे लिखा है उससे ज़्यादा नोट ना करें। जितना व्हाइट बोर्ड पे लिखा है वो सारा नोट कर लें। हाँ हाँ साइड पे। अच्छा जी, अब अगली बात मैं करने लगा हूँ, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए कोई इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना, लेकिन जो स्टैंडर्ड बनाने वाला है ना, उसने जब सॉल्व किया ना सोल्यूशन, तो उसने न्यू बॉर्न को, प्राइस और फिजिकल चेंज तो अलग अलग आनी है, उसने न्यू बॉर्न को पहली दफा भी फिजिकल चेंज में शो किया हुआ है।
न्यू बॉर्न को पैदा होते ही फिजिकल चेंज में शो किया हुआ है, परचेज को नहीं। न्यू बॉर्न को पैदा होते ही, पसंद आई बात एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ना पसंद आई इधर भी लिखाइएगा, मेरा नहीं ख्याल मार्क्स काटेगा। तो न्यू बॉर्न यकम बाय एक, 1 एनिमल इंटू ₹70। उसने न्यू बॉर्न को भी कहां शो किया हुआ है, क्योंकि अब ये कितने, ये न्यू बॉर्न के पैदा होते ही ₹70 का हमें फायदा हुआ। ये 6 महीने गुजरने के बाद न्यू बॉर्न जो है वो महंगा हो गया, और ये 6 महीने गुजरने के बाद न्यू बॉर्न की उम्र बढ़ गई, और ये न्यू बॉर्न खुद आया पहली दफा। तो जब पहली दफा न्यू बॉर्न आया तो स्टैंडर्ड कहता है ये भी तो एक तरह की फिजिकल चेंज ही है, फिजिकली आपके पास नहीं था और फिर आ गया। आप फिर कहेंगे सर जी परचेज को भी उठा के फिजिकल में डाल दें। परचेज को उठा के फिजिकल में इसलिए नहीं डालते कि परचेज में कैश पे हो रहा होता है और ये P&L में जानी होती है फिगर, इस वजह से नहीं डालते। तो न्यू बॉर्न को बेहतर है इधर शो कर दीजिएगा, नहीं भी शो करेंगे तो कोई इतना बड़ा हरज नहीं होगा। तो इसको काट दें और काट के यहां शो कर लें, कोशिश कीजिएगा अगर ये बात याद रहेगी, कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आप जनरल एंट्री सीधी सीधी निकालें यहीं से, और बैलेंस शीट और P&L सब यहीं से निकालें। सब टोटल इनका 55, ये मैंने लिखा रहने दिया था, ओहो चलें खैर है। इसका सब टोटल 237, 55 और 237, ये मैं ऐसी लाइनें बना रहा हूं, अब ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। 292, एंट्री बताएं। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, P&L क्रेडिट, ये तो मोटा और महंगा हो रहा है, और न्यू बॉर्न की भी यही एंट्री होती है, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट P&L क्रेडिट। और इस 108 रुपए की एंट्री बायोलॉजिकल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, बस 2 एंट्री हैं सिर्फ पूरे सवाल में, जनरल एंट्री सिर्फ 2 हैं। ये जनरल एंट्री है। और बैलेंस शीट में कितना जाएगा, 1400। यार प्राइस और फिजिकल चेंज की ना एंट्री अलग अलग नहीं होती, और न्यू बॉर्न की भी मैंने अभी इसी में डाल दी है, करनी है कर लो, ठीक है। उस समय डेटे में इधर आ गई ना, आप सही बात कर रहे हो, अलग करनी है अलग कर लो फिर, यानी आप कह रहे हो 70 की अलग एंट्री कर लें तो ठीक है, कोई मसला। बस हाँ हाँ बस बस बस, भी देख लेंगे। अच्छा अब भाईजान कई दफा नया काम इतना सर पे चढ़ जाता है, इतना चढ़ जाता है कि सादा काम करने को कहा जाए तो वो भी नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैं किसी बच्चे को कह दूं कि यार मुझे जो है वो क्लोजिंग निकाल के दे दे, 1400 कैसे आ रहा है ब्रैकेट में, किसको ऐड करके, वो तो ऊपर से तो ऐड करके मैंने नहीं निकाला है, मैं किसी और तरीके से कह रहा हूं। और सीधा सीधा काम करें, कोई कैलकुलेटर पकड़ के निकाल दें, क्लोजिंग चेक करें सीधा सा। याद है कल परसों से क्लोजिंग पहले निकालते होते हैं, क्लोजिंग पहले निकालते होते हैं। अब चढ़ा हुआ दिमाग पे, नया काम इतना चढ़ा हुआ है कि ये इस वक्त आ नहीं रहा वापस। ट्राई करें ट्राई करें। अच्छा सारी चीजें छोड़ दें, मोटा महंगा छोटा महंगा सब छोड़ दें। मुझे बताएं साल के एंड पे मेरे पास कितने जानवर हैं, बात मुकाएं। साल के एंड पे 12 जानवर हैं, बस बात खत्म करें। साल के एंड पे 12 जानवर हैं, 10 कौन से वाले, ओपनिंग वाले, एक कौन सा वाला, परचेज वाला, और एक कौन सा वाला, बॉन्ड वाला। बस उनकी क्लोजिंग वैल्यू पकड़ लें, उनके क्लोजिंग वैल्यू पकड़ लें। अच्छा 10 कितने वाले हैं मेरे पास, 120 वाले। ये तो मेरे जानवर है ना, ये थे किसी और के, दरमियान वाले किसी और के थे, ये तो मेरे जानवर है जी। 10 कितने वाले, 120 वाले, और परचेज तो एक ही हुआ था,
ये भी कितने वाला? और बॉर्न एक है। 1400 आ गया। ओ और अगर बैलेंसिंग ना आए तो इस तरह भी निकाल सकते। बात आप मानेंगे चढ़ जाती है, कई दफा वो चीज पुरानी भी बोली होती है। ये क्यों होता है? कहते हैं आपने कहा था बहुत ज्यादा ध्यान से सुना, इसलिए हमने बाकी बुला के सुना था। किस चीज की? अच्छा, नहीं वो दूसरा ज्यादा मुझे पसंद है, वो सही होके आ रहा है कल तक। कैलकुलेट द गेन लॉस सेपरेटली रिलेटिंग टू प्राइस एंड फिजिकल चेंज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। अब एक सवाल है, मैं आपको होमवर्क में देना चाह रहा हूं, अल्लाह करे उसका सोल्यूशन अवेलेबल ना हो। सोल्यूशन नहीं अवेलेबल होना चाहिए उसका। पेज नंबर आए 575 पे, पेज 575 पे क्वेश्चन 8 दिया हुआ है, बस क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, क्या दिया हुआ है? ये होमवर्क में ट्राई कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। ज्यादा जानवर तो नहीं हो जाएंगे, अबू डांटेंगे तो नहीं? इतने जानवर कहाँ से ले आए हो? क्वेश्चन 8 भाई है पेज नंबर 575 पे। अनलकीली इसका, वेरी अनलकीली इसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। और सॉल्यूशन में ओए होए होए वर्किंग जो हुई है वो वाली, पीछे क्या रह गया? ओपनिंग, परचेज, बॉन्ड। फाड़ दें, सफे आवाजें आए, सॉल्यूशन फाड़ दें। चलें जी, पेज 573 पे आ जाएं। पेज 573 क्वेश्चन नंबर 7, पेज 573 क्वेश्चन नंबर 7। ये जर्नल एंट्री जरा मुझे जल्दी जल्दी लिखवाते रहें, जर्नल एंट्रीज लिखवाते रहें। एक सवाल है, इसकी जर्नल एंट्रीज लिखवा दें, बस रिलैक्स हो जाए, टेक लगा लें। अब खालिस डेयरी लिमिटेड इज ऑपरेटिंग अ डेयरी फार्म, बिल्कुल खालिस दूध यहाँ से मिलता है आपको, सफ़ेद रंग का। इट ओन्स बायोलॉजिकल कंसिस्टिंग ऑफ 40 गां या मज्जा, मज्जा 40 कालियां मज्जा विच प्रोड्यूस मिल्क। बड़ी बात बताई यार, लेवल चेक करें। हमने समझा था अंडे देती हैं, और अगर 40 गाय इकट्ठे दूध देने लगे तो हमसे तो दूध ना संभाला जाए। तो 40 मज्जें विच ऑल प्रोड्यूस, ओ माशाल्लाह काफ भी आते हैं यार, खीर है, ये तो बच्चे भी देती हैं। बीइंग रेज टू प्रोड्यूस, उनको भी हम अपने पास ही रखते हैं, बच्चों को वो भी बड़े हो जाए वो भी मिल्क देते हैं, एक ही काम लगे हुए सारे। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एज एट यकम जुलाई 16। इस ट्रायल को तो कल देखेंगे, सिर्फ जनरल एंट्रीज करवा दें। कंपनी प्रोड्यूस नहीं, अल्लाह ने दिया है। चलें, बहरहाल कंपनी प्रोड्यूस्ड 47,450 लीटर ऑफ मिल्क विद अ फेयर वैल्यू ऑफ 70 पर लीटर। और बहुत पुराना पाकिस्तान, कौन सा साल है? 2016। अच्छा, द कॉस्ट टू सेल द मिल्क वाज 47। अच्छा, चाहे मिल्क हो चाहे कौ हो, सबको इनिशियली मेजर किया जाता है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे। तो आज दूध चोण, आज उसकी पहली दफा हम एंट्री करने लगे हैं। तो मिल्क को डेबिट करें बिस्मिल्लाह पढ़ के। मिल्क डेबिट, बाल्टियों में मिल्क डेबिट। और P&L क्रेडिट। ये वूल की एंट्री की थी हमने पहली क्लास में, एंट्रीज वही हैं जो पहली क्लास में कर ली थी, एंट्रीज और कोई नई नहीं है। मिल्क डेबिट P&L। थोड़ी सी हेल्प कराएं मुझे, फेयर वैल्यू मिल्क की कैसे निकलेगी? 70 लीटर, 70 रुपए पर लीटर है,
मिल्क कितने लीटर है? खैर है 450 लीटर मिल्क है यार। को 50,000 तकरीबन किलो दूध दे दिया है हमारी गाय ने माशाल्लाह, अल्लाह नजर ना लगाए। ₹70 वाला भाईजान, ये तो फेयर वैल्यू हो जाएगी। कॉस्ट टू सेल ऑफ मिल्क वॉज 474। तो छोटा छोटा करके बेशक बुक पे ही एंट्रीज लिखते रहें। जवाब क्या आ जाएगा? 2840। यार उस दूध वाले को खुश तो लेने देते, आखिरी जीरो आपने मिटवा दिया है। 28 लाख रुपए का दूध निकला जी माशाल्लाह। एक दिन च नहीं है, तुसी मशीना नहीं लाइया मजा है। 2847 चलें जी, मिल्क आने की एंट्री बताएं अल्लाह की तरफ से। मिल्क डेबिट P&L, ये हमने ब्रैकेट में फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। क्लियर? ये हो गई पहली दो की एंट्री, पहली दो की। अब मैं आपको दिखा देता हूं, नोट कर लें। एंट्रीज करेंगे तो याद रहेंगी। चलें, एज द मिल्क इज प्रोड्यूस, जैसे जैसे मिल्क आता जाता है वैसे वैसे कैश भी आता रहता है बेच के, आफ्टर इनकरिंग कॉस्ट टू सेल होगा ना, उनके घरों में को बेचने का जो भी खर्चा होगा। तो जैसे जैसे मिल्क आता रहता है वैसे वैसे पैसे भी आते रहते हैं उसे बेच के। अब बता दें यार, ये एंट्री कब होगी? ये पहली वाली एंट्री जब बाल्टियों में दूध नजर आया, जब बाल्टियों में दूध नजर आया तब ये एंट्री होगी। और जब बाल्टियों से लोगों के घरों में चला गया और पैसे आ गए तब क्या एंट्री होगी? ना 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 यार, दूध बेचने में दोबारा P&L क्रेडिट ना करें। असल में दूध मिलने पे ही P&L क्रेडिट कर लिया था ना, तो दूध बेचने पे दोबारा P&L क्रेडिट ना करें। कैश डेबिट दूध क्रेडिट, एज द मिल्क इज प्रोड्यूस इट वाज सोल्ड फॉर कैश। जी, आफ्टर इनकरिंग कॉस्ट टू सेल का मतलब है फिर नेट करके ही एंट्री कर लें। कैश डेबिट मिल्क क्रेडिट, वही अमाउंट 2847,000। ये तीसरे की है, ये देखो मैंने तीसरे से एरो खींचा। कैश डेबिट मिल्क क्रेडिट, ये फर्ज करें खालिस डेयरी का जो ओनर है ना वो रशीद है और इसकी बीवी रशीदा कर लें, बानो कर लें। बानो ने कहा सरताज थोड़े जानवर और होने चाहिए। सरताज ने कहा बानो ऑलरेडी 40 बफलोज हैं। बानो ने कहा नहीं तो थोड़े से जानवर होने चाहिए। देखो सिर्फ 47,000 लीटर दूध, ये क्या है? अच्छा, तो लाइव स्टॉक वॉज परचेस्ड फॉर ₹41,000 इन, वापिस आ जाए क्लास में, वॉज परचेस्ड फॉर 41,000 इन कैश। ये तो लाइव स्टॉक परचेज किया, अब तो मिल्क डेबिट नहीं हो सकता। अब तो ये वाली एंट्री होगी ना, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। इसकी कॉस्ट टू सेल नहीं दी हुई अलग से, तो BA डेबिट कैश क्रेडिट, BA की डिग्री डेबिट कैश क्रेडिट। कैश में मिलती है BA की डिग्री? नहीं यार, मेरा नहीं ख्याल, इंडिया पाकिस्तान BA की मिल जाती है कैश पे। बाय नेम रिकॉर्ड कर लें। इसमें अच्छा ये होगा कि इसका नाम वही रखें जो इसने रखा हुआ था, डेयरी लाइव स्टॉक डेबिट कैश क्रेडिट। ये बायोलॉजिकल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। ये फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे होगी माय डियर। कॉस्ट टू सेल अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैंने इसके ऊपर रिकॉर्ड कर दिया।
ठीक है जी, बस ठीक है, ओवर। ये 0.5 की एंट्री ना बेचने की है, मैं आप डिस्कस नहीं करना चाह रहा। अच्छा ठहर जा यार, 0.5 की एंट्री बेचने की है, मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा। मुझे यार वो खुला हुआ ना ये वाइट बोर्ड, 6 और 7 की इकट्ठी एंट्री करवा दें। गेन 5 का कल करेंगे। 6 और 7 की गेन ऑन चेंज इन फेयर वैल्यू ड्यू टू फिजिकल चेंज, gain on change in fair value due to price change, gain due to physical change and gain due to, इसलिए मैं कह रहा था व्हाइट बोर्ड पे ओपन हुई है तो साथ ही कर लें, फिर भूल जाएगी। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, क्लास इसी रूम में होगी। 27 और 45 को जमा करें 2:30 पे जी। 70 नजर आ रही है, अच्छा छुप गई एंट्री, ठीक है जी। बस होमवर्क में फिर कौन सा सवाल है? और ये संडे को यार ये कुछ ज्यादा होना चाहिए। अच्छा टेस्ट है IS 38 का, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।